नमस्कार साथियों, क्या हालचाल है? आप सबको स्वागत है आपका फिर से एक बार दोस्तों यूपी उत्कर्ष चैनल पे। मधुपेंद्र सिंह आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 बजे से दोस्तों हम लोग की क्लास शुरू होती है। और कैसी रही आपकी होली, जरा जल्दी से मुझे एक बार आप लोग समरी में बता दीजिए भाई। समरी में बता दो कैसी गई होली आपकी। बढ़िया रही, मस्त रही, एंजॉय करिए खूब बढ़िया से कि नहीं? सबका मजा आया? चलो नमस्ते भैया, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तनीषा जी, हिना जी, अंजलि जी, आराम, सुचित, सबको नमस्ते। संध्या जी, चलिए, रितेश, चीकू, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, सबकी अच्छी बीती है, बहुत बढ़िया। तो इस क्लास में हम लोग शुरू करते हैं फिर से अपनी कक्षा को। जैसा कि आप सबको पता है कि ईवीएस की क्लास हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं और इन्वायरमेंटल के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आंसर होते हैं, आज दोस्तों पोल के माध्यम से हम लोग जवाब नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको समय दूंगा और आप उस हिसाब से जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए पहले क्वेश्चन में चला जाए। हाँ जी दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना है। कह रहा है कि तप्त भौम जल, मतलब गर्म भूमि जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। कह रहा है गर्म जल से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है और कहाँ पर ये स्थित है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप कमेंट करके फटाफट जवाब दीजिए कि क्या इसका जवाब हो जाएगा। जल्दी से बताइए भैया, फटाफट। बहुत ही बढ़िया। आइए देखते हैं भैया, गर्म भूमि जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए जरा ध्यान से देखिएगा। गर्म भूमि जल से याद रखिए, जैसे महाराष्ट्र में जलगांव एक एरिया है जहाँ से ऑटोमेटिक गर्म जल निकल रहा है। महाराष्ट्र में एक एरिया है जिसका नाम है जलगांव। हरियाणा में एक एरिया है इसका नाम है सोहाना, ठीक है। बिहार में एक एरिया है, इसका नाम है राजगीर। आपने सुना होगा राजगीर, तो घूमने भी गए होंगे आप सब। तो यहाँ पे हॉट स्प्रिंग सोर्सेज है, हॉट स्प्रिंग वाटर सोर्सेज है। यहाँ पे क्या होता रहता है, गर्म पानी निकलता रहता है। उस गर्म पानी के भाप से क्या होता है कि टरबाइंस चलाए जाते हैं, इससे विद्युत ऊर्जा का निर्माण भी किया जाता है, बिल्डिंग्स को गर्म भी रखा जाता है और अन्य बहुत सारे काम दोस्तों किए जाते हैं। तो कहने का मतलब सही है कि भैया जल विद्युत ऊर्जा एक तरीके से हमें प्राप्त होती है और इससे बहुत सारा काम हम लोग करते हैं। भूतापी ऊर्जा होती है एक तरीके से जियोथर्मल एनर्जी, जो आपकी भूमि के अंदर स्टोर होती है ना मैग्मा लावा के फॉर्म में, वो भूतापी ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय रेडियोएक्टिव मटेरियल से हमें प्राप्त होती है। आज ये दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, इनमें से कुछ नहीं, कहीं पे नहीं हुआ। जल्दी से आपको जवाब देना है गाइस, फटाफट देखते हैं किसका जवाब सही आता है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया बेटा, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। बी 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 बी, कुछ लोग ए भी दे रहे हैं। चलिए, ओजोन परत, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये बता दो कि ओजोन परत सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है। मेरे भाई, ओजोन परत जो होती है ये 2 स्टेप में बनती है। स्टेप 1 क्या है इसका? ऑक्सीजन जो है ये अल्ट्रावायलेट रेस के संपर्क में आके अपने 2 परमाणुओं में चेंज हो जाती है। और स्टेप 2 क्या होता है ओजोन परत के बनने का? परमानेंट ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर O3 का निर्माण करती है। इसी O3 को क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। समताप मंडल में यह अधिक मात्रा में पाई थी। 22 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक ओजोन लेयर जो है वो दोस्तों पाई जाती है, ठीक है ना? सर्वाधिक ओजोन लेयर पाई जाती है। अब ओजोन ह्रास अगर देखा, ठीक है, ओजोन परत का कार्य क्या? हानिकारक अल्ट्रावायलेट सी वगैरह को रोकना, जिससे स्किन कैंसर होगा। अगर ये पृथ्वी तक आ गई तो स्किन कैंसर, जेनेटिक डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाएंगी। सबसे ज़्यादा जो ओजोन होल देखा गया वो क्लोरिनेटेड गैसों की वजह से देखा गया। CFC वगैरह को बंद कर दिया, इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया 1987 में, ठीक है। तो 1985 में सबसे पहले साउथ पोल पे, अंटार्कटिका रीजन पे देखा गया कि भैया कई लाख स्क्वायर किलोमीटर में ओजोन होल जो है, ओजोन छिद्र जो है एक तरीके से वहाँ पर फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? भूमध्य रेखा नहीं बल्कि दक्षिणी ध्रुव बताना है आपको। कुछ लोग भूमध्य रेखा बता रहे हैं। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से देना है गाइस जवाब, फटाफट।
वेरी नाइस बाबूज। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? मतलब एक तरीके से एसिड रेन वाली फीलिंग के बारे में बात कर रहा है कि नहीं? पहला है हाइड्रोजन पराक्साइड। देखिए हाइड्रोजन पराक्साइड सड़े अंडे जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और पराक्साइड H2O2 वगैरह। हालांकि हाइड्रोजन पराक्साइड अगर देखेंगे तो एक तरीके एंटीसेप्टिक में भी यूज़ किया था। आपको मैं बता दूं हाइड्रोजन सल्फाइड की सड़े अंडे जैसी स्मेल होती है, हाइड्रोजन पराक्साइड एंटीसेप्टिक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक तरीके से देखा जाए तो ये भी ग्रीन हाउस गैसेज में आपकी आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गलत है, सही जवाब हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। कैसे? देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी से क्रिया करता है तो इंडस्ट्रियल एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर लेता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनने से पानी का पीएच एसिडिक हो जाएगा 4.4 4.5 के आसपास। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। कोट पैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर स्थित? सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में? सिसिली ऑप्शन है, हवाई, एंडीज या रॉकीज। बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी से इसका जवाब दिया। मैंने बोला था ना जीके और सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, कहां पर स्थित है? दो बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। आइए मैं आपको बताता हूँ। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि कोटोपैक्सी जो है दोस्तों एक जागृत ज्वालामुखी है। करीब करीब 5,500 से 6,000 मीटर इसकी ऊंचाई है और काफ़ी सेंसिटिव है। ये एक तरीके से अगर मौसम को लेके देखा जाए तो काफ़ी सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है। ये दोस्तों इक्वाडोर देश में है। कहाँ पे? कौन से देश में? इक्वाडोर देश में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का पर्वत भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। और एकमात्र वहाँ पर ये जागृत ज्वालामुखी है। तो ये एंडीज पर्वतमाला की श्रृंखला में पड़ता है। एंडीज पर्वतमाला जो कि काफ़ी लंबी पर्वतमाला भी है। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से देना है गाइस जवाब फटाफट। चलिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ। चलिए देखते हैं। देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल नाम से ही पता चल रहा होगा कि ग्रीन पीस बेसिकली किसके लिए है दोस्तों। तो नाम से कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा होगा कि ग्रीन पीस बेसिकली जो होता है दोस्तों, ये एक तरीके से हमारे पर्यावरण से संबंधित एक तरीके से संस्था है, गैर लाभकारी संस्था है दोस्तों। इसका बेसिक काम क्या है? इसका बेसिक काम बेसिकली होता है दोस्तों क्या करना है? तो इसका बेसिक काम होता है हमारे पर्यावरण में शांति लाना, सुरक्षा करना, हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना, ये सारे इसके काम होते हैं। देखिए 1971 में बना था सबसे पहले। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 1971 में बना था कनाडा के वैनकूवर में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो कनाडा के वैनकूवर में। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है दोस्तों? याद रखिएगा ये आपके एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम कहाँ पर है? एम्स्टर्डम जल्दी से बता दीजिए फटाफट, कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। क्रिकेट टीम भी है यहाँ की, काफ़ी सुंदर जगह है। नीदरलैंड याद रखिएगा। कहाँ पे है एम्स्टर्डम? तो नीदरलैंड में दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। आइए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मिथेन? बढ़िया क्वेश्चन, एक बार पहले भी मैंने आपको कराया है ये क्वेश्चन, तो गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बता दीजिए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका जवाब? कौन सी ग्रीन हाउस गैस इनमें से नहीं है? पहला है
कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है गाइस, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड, एक तरीके से देखा जाए नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में तो ये एक तरीके से इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ दोस्तों एनेस्थीसिया वगैरह में भी किया जाता है लेकिन ये भी ग्रीन हाउस गैस है। सही जवाब हो जाएगा हीलियम। इनर्ट है भाई, हीलियम से कोई मतलब ही नहीं है ना। हीलियम वगैरह का यूज़ आपको बड़ा बड़ा भरने में कर सकते हैं, बाकी ये कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कोई हरितगृह प्रभाव से संबंधित नहीं है। ठीक है, आ जाओ। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुबर्णरेखा, नर्मदा या सिंधु? बहुत बढ़िया। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुबर्णरेखा, नर्मदा या सिंधु? जल्दी से बताइए। हाँ, बहुत ही शानदार। हाँ, चलिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज से ये नदी निकलती है। एकमात्र ऐसी नदी, देखिए सुबर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु, गंगा, ये सब आपकी देखेंगे तो एक तरीके से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन एकमात्र नदी। तो बंगाल खाड़ी का मतलब है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी अगर देखी जाए तो यहाँ पर ताप्ती है। अब पश्चिम की ओर बहती है तो कहाँ जाएगी? ये अरब सागर में एक तरीके से गिरती है। बाकी तो सब पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो कहाँ जाएंगे? बंगाल की खाड़ी में जाएंगे। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है तो कहाँ जाएगी? अरब सागर में मिलेगी। ताप्ती एकमात्र ऐसी नदी है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज से ये निकलती है, पहाड़ियों से निकलती है, और गुजरात मध्य प्रदेश होते हुए कहाँ? अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ? लैपिज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या जलप्रपात? निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ? लैपिज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या जलप्रपात? बढ़िया क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। चलिए, बहुत ही शानदार बेटा। सबका जवाब ऑलमोस्ट सही आ रहा है इसमें। आइए देख लेते हैं सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा। चलिए, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए वी आकार की घाटी क्या। वी आकार की घाटी अगर देखा जाए तो नदी में जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो नदी के मुहानों पे गहराई नहीं होती, बल्कि जब नदी में आप बीच में पहुंचेंगे तब एक तरीके से क्या होती है? गहराई होती है। अब नदी में उधर उस पार निकलेंगे फिर गहराई कम हो जाएगी, तो वी आकार की घाटी ये होती है। तो ये वी आकार की घाटी तब ये नदियों में देखी जाती है, जलप्रपात के गिरने से बनती है, याद रखिएगा। तो जलप्रपात के गिरने से वी आकार की घाटी का निर्माण हो सकता है। यू आकार, सही जवाब तो आपका यू आकार की घाटी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये बड़े बड़े हिमानी जो होते हैं, हिमनद जो होते हैं, स्थलाकृतियों को बनाने का काम करते हैं, ये यू आकार की घाटी बनाते हैं। और लैपिज का निर्माण जो होता है ये भूमिगत जल से होता है। लैपिज का निर्माण हमेशा क्या होगा, कैसे होगा? अंडरग्राउंड जो वाटर होता है ना, भूमिगत जल से, वो सही जवाब हो जाएगा। तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर? बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट भाई, क्या हो जाएगा इसका जवाब? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? देखिए, दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। सबसे हरा भरा शहर अगर पूछा जाए
तो इंदौर हो जाता है। लेकिन झीलों का शहर अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भोपाल काफ़ी सुंदर है, यहाँ पे बहुत सारी नेचुरल लेक्स हैं, याद रखिएगा। जलगांव है यहाँ पे, छोटे जलगांव, बड़े जलगांव, ऊंचे प्रपात, नीचे प्रपात, छोटी झीलें, बड़ी झीलें, बहुत सारी। जैसे उदयपुर, राजस्थान में उदयपुर में है काफ़ी सारे लेक्स हैं, उसी तरीके से मध्य प्रदेश के भोपाल में भी बहुत सारी झीलें जो हैं वो उपस्थित हैं। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? बहुत ही बड़ा, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अफ्रीका देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, और तीसरे पे देखा जाए तो आपका यूरोप आता है। लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर? ये बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। जल्दी से जवाब दे दीजिए फटाफट भाई, देखते हैं किसका जवाब सही आएगा। कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? बहुत बढ़िया। चलिए, यहां पे कौन सा जल डमरू मध्य पाया जाता है? तो जिब्राल्टर पाया जाता है। अच्छा, जिब्राल्टर क्या है? जिब्राल्टर वो होता है जो भूमध्य सागर को एक तरीके से अटलांटिक सागर से एक तरीके से जोड़ने। भूमध्य सागर जो है ना, भूमध्य सागर कहते हैं ना, पृथ्वी के मध्य में सागर है, तो कहना भूमध्य सागर। अगर स्थल सागर के बारे में बात की जाए ना, तो स्थल सागर में से सबसे बड़ा सागर अगर पूछा जाए तो आपका भूमध्य सागर होता है। याद रखिएगा, पूर्वी एशिया, अफ्रीका और आपका एक तरीके से यूरोप में एक तरीके से फैला हुआ है, तो भूमध्य सागर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अरब सागर देखा जाए तो अरब सागर से आपका एक तरीके से भारत का पश्चिमी एरिया जो है ये एक तरीके से घिरा हुआ होता है। लाल सागर लाल क्यों होता है? लाल सागर ऐसा नहीं है कि इसका पानी लाल सागर में एक्चुअल में एक शैवाल पाता है जिसका नाम है एरिथ्रोडेस्मियस। तो एरिथ्रोडेस्मियस शैवाल एक लाल शैवाल है, इतनी ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है कि यहाँ का पानी पूरा लाल हो गया, इसलिए इसे लाल सागर भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी काला सागर डेड सी, ब्लैक सी भी से आप कह सकते हैं, डेड सी भी से आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कोई जीव यहाँ पर नहीं पाए जाते। आ जाओ भैया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 86, 92 या 96? आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। सॉरी गाइज, आइए देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा कब हुआ था, मैं आपको बता दूं। जब घटना हुई थी कौन सी, 1983 वाली जो घटना थी, जिसमें बहुत ज़्यादा वो हुआ था ना, कैल्शियम कार्बाइड प्लांट में उसका नाम देख के भूला जा रहा हूँ मैं, पता है ना आपको, कार्बाइड प्लांट में जो एक तरीके से दुर्घटना फैली थी, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी के बाद से एक तरीके से 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पाया गया और बहुत सारी गाइडलाइंस जो थी वो जारी की गई थी हमारे सोसाइटी में, हमारे एक तरीके से इंडस्ट्रीज़ में, जो कि सारी गाइडलाइन फॉलो करनी थी। इनमें से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से देना है गाइज जवाब, फटाफट बताइए। चलिए, किस मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है? बहुत बढ़िया। चलिए, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी, और काली मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी भी है, तो उस हिसाब से बताइए। चलिए, अब देखिए इन तीनों में, चारों में से अगर देखा जाए, कह रहा किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा था। अब देखिए लाल मिट्टी जो है आपकी मध्य प्रदेश में भी काफ़ी सारी फैली हुई। लाल मिट्टी एक्चुअल में लाल होती फेरिक ऑक्साइड की वजह से, मतलब आयरन कंपाउंड यहाँ पे क्या होता है, तो आयरन कंपाउंड एक तरीके से ज़्यादा होता है। काली मिट्टी सही जवाब हो जाएगा। आपके मालवा का पठार है ना, दक्कन का पठार, सबसे ज़्यादा दक्कन के पठार में, मालवा का पठार और दक्कन के पठार में एक तरीके से देखा जाए तो मिट्टी जो है बहुत अधिक मात्रा में आपकी उपस्थित होती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखें तो बहते पानी से जो भुरभुरी मिट्टी इकट्ठा होती है, बहते पानी से
बहते पानी से भुरभुरी मिट्टी जो इकट्ठा होती है उसे एक तरीके से क्या कहते हैं, उसे एक तरीके से हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और लेटेराइट मिट्टी जो होती है ये भी एक तरीके से जलोढ़ मिट्टी की जैसी होती है, लेकिन गहरे भूरे से गहरे काले रंग की हो जाती है। तो ये लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए अच्छी, तो काली मिट्टी आपकी सबसे अच्छी मिट्टी कहलाती है। दोमट मिट्टी भी सबसे अच्छी होती है। तो काली मिट्टी का निर्माण जो है वो चट्टानों के एक तरीके से लावा वगैरह के टूटने से बनता है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताना। परावैंगनिक किरणों को कौन रोकेगा? मैंने बताया था ओजोन लेयर रोकेगी। अब ओजोन लेयर तो रोकेगी, बात तो क्लियर है, लेकिन ओजोन लेयर आपको पता है ना पाई कहां पर जाती है? तो मेरे भाई ओजोन लेयर कहां पाती है? समताप मंडल में 22 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रेजेंट होती है। सही जवाब हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में या परागकोश में? बहुत ही बढ़िया। अर्धसूत्री विभाजन कहां पे होगा? पौधों में, ये बताना है। जिसमें क्रोमोसोम नंबर घटकर आधे रह जाए उसी को हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। समसूत्री विभाजन क्या है? समसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि जब किसी पेरेंट से दो डॉटर सेल बने, दो पुत्री कोशिकाएं बने लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। जितने आपके पेरेंट सेल में अगर 46 थे तो डॉटर सेल में भी 46 होंगे। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाना। जैसे कि पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन जब डॉटर सेल बनी तो 23 क्रोमोसोम बन गए, है ना। 23 क्रोमोसोम हो गया तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। तो याद रखिएगा हमारे शरीर में सारा का सारा समसूत्री विभाजन है, लेकिन हमारे रिप्रोडक्टिव सेल में जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अब अगर पूछा जाए पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है भैया, तो ये भी जनन कोशिकाओं का जो भी निर्माण होगा। अब देखिए जनन कोशिकाएं क्या? परागकण है, पॉलिंग ग्रेन है। तो पॉलिंग ग्रेन जब बनेगा तो पॉलिंग ग्रेन अगर 2n होगा तो जाके स्टिग्मा पे चिपकेगा, वहाँ की ओवरी अगर 2n होगी तो 4n हो जाएगा, प्लांट कुछ और है, जानवर बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि परागकोश मतलब एंथर होता है जहाँ पे पॉलिन ग्रेन या परागकण उपस्थित होते हैं। तो एंथर में होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन, और यहाँ से फिर पॉलिन ग्रेन अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से बनते हैं। ठीक है, आ जाओ। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, ट्राइटोवोर्स? बायोटिक कंपोनेंट में जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? ये जवाब आपको देना है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? देख लो, एक फूड चेन बना दे। घास, गाय, शेर। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? तो देखिए घास क्या है? घास आपकी उत्पादन करता है। इसको खाएगी हमेशा कौन? तो जो इसको खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा कहलाएगा। चाहे गाय खाए, चाहे जिराफ खाए, चाहे हिरण खाए, चाहे टिड्डे खाए, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब एक तरीके से प्राथमिक उपभोक्ता है, और ये हमेशा क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। देखिए ऑप्शन सी। ज्वर नियंत्रण में बाबू आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बाबू। ब्रूफेन बी कॉम्प्लेक्स है, पैरासीटामोल, लिव 52 है। जल्दी से बता दीजिए। यदि बुखार को आप नियंत्रित करना चाह रहे हैं गाइस, तो कौन सी मेडिसिन इसमें से इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? जल्दी से बता दो भैया। क्या हुआ? चलिए आइए देखते हैं क्या इसका जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं भैया। आप सबको पता है कि ब्रूफेन भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली दवा है।
थोड़ी सी स्वेलिंग हुई, जलन हुआ तो ब्रूफेन इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन ब्रूफेन पर अभी रिसेंट स्टडी भी हुई है, तो ब्रूफेन अगर उनके लिए नहीं है जो स्किन एलर्जी से जूझ रहे हैं, जिनको अल्सर है, उनको ब्रूफेन नहीं खाना चाहिए। बी कॉम्प्लेक्स तो एक तरीके से आपकी वाइटामिन होती हैं। सही जवाब पैरासीटामोल, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जिनको जलन भी है पेट वगैरह में, वो भी खा सकते हैं। कैसी दवा? ओटीसी दवाएं हैं ये सब। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर, ओवर दी काउंटर दवाएं हैं, नॉन इन्फ्लेमेटरी होती हैं, इसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, लिव 52 लीवर के लिए होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है एक कोष की सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? जल्दी से बताइए फटाफट, एक कोष की सूक्ष्म जीव कौन सा है? कि ये सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? स्पाइरोगारा है, विषाणु है, पैरामीशियम या हाइड्रा? अब देखिए, स्पाइरोगारा क्या है? एल्गी है। विषाणु क्या? वायरस है। पैरामीशियम क्या है? प्रोटोजोआ। हाइड्रा क्या है? ये सिलेंट्रेटा का एक जंतु होता है। देखिए, अगर इसमें से पूछा जाए सबसे छोटा ना, तो मेरे भाई विषाणु हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर अगर माइक्रोप्लाज्मा दिया होता तो वो भी सही होता, लेकिन माइक्रोप्लाज्मा नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन भी सही है। वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर? फटाफट जवाब दिए, इसमें ज़्यादा दिमाग की नहीं लगाना है भाई। वायुदाब मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? ये जवाब देना है। आइए देख लेते हैं। थर्मामीटर टेम्परेचर, सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक, हाइग्रोमीटर नमी। सही जवाब बैरोमीटर। ठीक है। आइए, बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक औषधि पौधा? कम ऑन गाइस, फटाफट जल्दी से। बीटी कॉटन, मैं आपको बता दूं मोन्सांटा कंपनी ने सबसे पहले इसको बनाया था। हमारे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में मोन्सांटा कंपनी है, और ये बीटी कॉटन थी कि बहुत सारे किसान परेशान थे, कॉटन की फसल कीड़े खा जाते थे, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक ऐसा कीड़ा खोजा, मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया खोजा जिसके अंदर एक ऐसी जीन पाई जाती है जो कीड़ों को मार देती है। बैक्टीरिया का नाम है बीटी बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में एक जीन पाई जाती है क्राई जीन को यदि पौधों में डाल दिया जाए और इस पौधे को जैसे कीड़े खाते हैं तुरंत मर जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि बीटी एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है, और इसी की क्राई जीन निकाल कर किस में डाली गई? कॉटन में डाली गई, कपास में डाली गई, और ये कपास जो है इंसेक्ट रेजिस्टेंट नेचुरली हो गया और कीड़े इसमें लगने बंद हो गए। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पैलिसेड टिश्यू के द्वारा? जल्दी से बताना है। बहुत ही बढ़िया। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पैलिसेड? देखिए, अगर देखा जाए आपसे कि मेरे भाई जाइलम, फ्लोएम ये आपके एक तरीके से कैसे टिश्यू होते हैं? ये आपके एक तरीके से परमानेंट टिश्यू होते हैं। परमानेंट में भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट का मतलब समझते हैं ना, परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है जिसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं है, और कॉम्प्लेक्स मतलब दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो जाइलम जो होता है ये पानी को ट्रांसफर करता है रूट से लेकर पूरे प्लांट में, और फ्लोएम जो है ये फूड को ट्रांसफर करता है। कैम्बियम वगैरह जो है ये आपकी कहाँ पाई जाती है? ये लैटरल निर्माण करने का, लैटरल इंचेस बढ़ाने का काम करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन था। इसके अलावा कुछ जानकारी मैं आपको अभी भी दे देता हूँ, फिर से ज़रा ध्यान से देखिएगा भैया। 22 तारीख तक ये ऑफर चल रहे हैं हमारे यहाँ। टेस्ट सीरीज किसकी यूपी पुलिस, वीपीओ, सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, सब में 90% तक का ऑफर है। होली भले चली गई, लेकिन होली हंगामा ऑफर अभी भी चल रहा है। 22 मार्च तक चलेगा, अप टू 90% उत्कर्ष के ऑनलाइन सभी टेस्ट सीरीज पर प्लस 100% का कैशबैक भी है।
उत्कर्ष ऐप में उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्स पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट, 100% कैशबैक भी है। सभी पेड स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट है अगर आप होली कूपन कोड अप्लाई करेंगे। कैसे इस बैच को लेना ये भी मैं बता दूं आपको। जैसे ही आप उत्कर्ष एप्लीकेशन या उत्कर्ष क्लासेस खोलेंगे, एप्लीकेशन पे जाके आपको मिल जाएगा। बुकशाला पर अगर देखेंगे तो सभी पर 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है, याद रखिएगा। तो आप इसका लाभ लें और इन्जॉय करें अपनी होली को उत्कर्ष के साथ, एक अच्छी होली बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।